गाइस, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। आज हम यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत देखेंगे। जैसा कि हम लास्ट 2 वीडियो से अधिगम के सिद्धांतों को जान रहे हैं, जिसमें हमने थॉर्नडाइक और स्किनर का सिद्धांत समझ लिया है। आई होप आपको वो सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम यहाँ पावलोव का सिद्धांत देखेंगे। इन्होंने अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम यहाँ अनुबंधन और अनुक्रिया का मीनिंग देख लेते हैं कि जो अनुबंधन है वह क्या है। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के बीच जो संबंध स्थापित होता है हम उसे अनुबंधन कहते हैं। और अनुक्रिया मीन्स उस कार्य को करने के पश्चात हमारे ऊपर उस कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे और समझते हैं हम। अब हम यहाँ थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि जो पावलोव है वह कहाँ के रहने वाले हैं, इनका पूरा नाम क्या है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है तो वो इवान पावलोव है, और इनका जो पूरा नाम है वह है इवान पेट्रोविच पावलोव। और यह एक शारीरिक वैज्ञानिक है, साथ ही ये रूस के रहने वाले हैं, और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक चिकित्सक भी है। यहाँ पर आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं। इवान पावलोव का पूरा नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, और मनोवैज्ञानिक के साथ और भी क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं। आपको यदि पूछ लिया जाता है कि अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पावलोव। इस प्रकार इस सिद्धांत के और भी हम अन्य नाम देख लेते हैं कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, इन सभी नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो आप इन सारे नामों को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपके सामने यदि इन सारे नामों में से कोई सा भी नाम आता है तो आप जल्दी से पहचान जाओगे कि ये सारे सिद्धांत पावलोव के हैं। किसके हैं? पावलोव के हैं। बस हमारे सामने एक ही परेशानी आती है कि हम किसी सिद्धांत को अन्य नाम से नहीं जानते। अब हम देखते हैं कि जो पावलोव है, इन्होंने जो अपना प्रयोग है वह किस पे किया था। तो पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का जो प्रयोग था वो कुत्ते पे किया था। किस पे? कुत्ते पे। और ये सिद्धांत का जो प्रयोग था वह 1904 में किया गया था। साथ ही साथ जब इन्होंने इस प्रयोग को प्रतिष्ठित या प्रतिपादित किया था तो इन्हें 1904 में इस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसलिए पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर भी आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया था। तो आंसर हो गया कुत्ता। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904। और अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुबंधन का जनक पावलोव को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम और इस सिद्धांत का अर्थ देख लेते हैं कि ये सिद्धांत क्या है। स्टार्टिंग में आपको मैंने बता ही दिया था कि अनुबंधन और अनुक्रिया क्या होती है। तो जो सीखना है वह एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जो हम किसी भी कार्य को सीखते हैं तो वो कैसी क्रिया है? अनुकूलित अनुक्रिया है। और यह जो सिद्धांत है वह सीखने के व्यवहारिक रूप को बल देता है। ये सिद्धांत कैसा है कि जो हम सीखते हैं उसके व्यवहारिक रूप को बल देता है। यहाँ कुत्ते के मुंह से लार गिरना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
यहाँ इस सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पे किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो प्रयोग था वो किस प्रकार से लागू हुआ, इन्होंने अपने प्रयोग को किस प्रकार से दिया। तो जो पावलोव थे उन्होंने इस सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक भूखे कुत्ते को एक ऐसे बॉक्स या ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ से बाहर से तो सब कुछ दिखता था लेकिन अंदर से बाहर का कोई दृश्य नहीं दिखता था। और उस बॉक्स या उस कमरे में प्रकाश की उचित व्यवस्था भी कर दी गई, साथ ही साथ वहाँ पर एक घंटी भी लगा दी गई। और जो कुत्ता था उसके गले में एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसकी जो लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि का कुछ भाग दिखाई दे, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था कर दी। अब जो कुत्ते की लार ग्रंथि से लार निकल रही थी उस लार को कैसा मापा जाए, उस लार को कैसा मापा जाए, तो इसलिए उन्होंने एक पात्र में उस लार को इकट्ठा करने की व्यवस्था भी कर दी जिससे उस लार को बाद में माप लिया जाए। अब यहाँ पर पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की और क्या होता कि जब भी कुत्ते को भोजन दिया जाता साथ में एक घंटी बजाई जाती। कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता तो क्या करता कि भोजन भी देते और साथ में घंटी भी बजाते। अब क्या होता कि जैसा ही जो कुत्ता था वो भोजन को देखता था तो उसके मुंह में पानी आ जाता था और लार टपकने लगती थी। जैसे ही भोजन देखता था तो उसके मुंह में पानी आता और लार टपकने लगती। तो क्या हुआ कि पावलोव ने जो कुत्ते की लार थी उस लार टपकने की क्रिया को क्या कर दिया था, घंटी की आवाज़ के साथ अनुकूलित कर दिया था कि खाना देंगे तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो कुत्ते के मुंह से लार भी गिरेगी। अब जब भी कुत्ते को भोजन दिया जाता, खाना दिया जाता तो साथ में जो घंटी थी वह भी बजाई जाती और प्रतिदिन कुत्ते के साथ इस क्रिया को दोहराया गया। इस प्रकार भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आता और लार टपकती और यहाँ घंटी बजना और भोजन देना दोनों कार्य एक साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद पावलोव ने केवल घंटी बजाई और कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा, लेकिन फिर भी घंटी की आवाज़ के साथ जो कुत्ता था उसके मुंह से लार टपक रही थी। इस क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पावलोव ने 4 नियम बताए थे, 4 सूत्र दिए थे। UCS, UCR, CS और CR। मीन्स UCS का मीनिंग हुआ अनुबंधित उद्दीपक, यहाँ भोजन क्या था, उद्दीपक था। सेकेंड था UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया, वो क्या थी, लार। तो ये सब स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन इन स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ कृत्रिम प्रक्रिया भी कुछ थी, जैसे CS अनुबंधित उद्दीपक, यहाँ पर घंटी है, और अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो गई, लार, जो कि ये कृत्रिम था। ऊपर के 2 चीज़ तो समझ में आता है कि जो स्वाभाविक है, लेकिन घंटी के साथ लार गिरना कृत्रिम हो गया। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा जो पावलोव थे उन्होंने यह बताया कि कुत्ते ने यहाँ पर यह सीखा कि जब घंटी बजेगी तो उसको भोजन मिलेगा। इस प्रकार इस बात को सीखने पर ही उसके मुंह से लार आना शुरू हो गई थी। इसलिए इसको अनुबंधन द्वारा सीखना कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ से संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस रिस्पॉन्स को हम पहले से ही मन में बिठा लेते हैं कि अब हमें अच्छा होने वाला है, तो कभी कभी हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार भी हो जाता है। तो यहाँ पावलोव कहते हैं कि जो प्राकृतिक उद्दीपन होते हैं
उनके साथ जो कृत्रिम उद्दीपन होते हैं वह भी जुड़े रहते हैं। इसे ही हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि यदि हम एक छोटे बच्चे को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, यदि उसे होमवर्क दिया जाता है और हम उसे कहते हैं कि जल्दी से तुम होमवर्क कर लो तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, तो क्या होता है कि वो बच्चा चॉकलेट की लालच में जल्दी जल्दी कार्य को करने लगता है। हम 2-3 दिन तक यही व्यवहार उस बच्चे के साथ करते रहेंगे कि वो होमवर्क करेगा तो उसको हम चॉकलेट देंगे। लेकिन अब एक दिन हम उसे होमवर्क देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसे कर लो, तो वो उस होमवर्क को कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद मुझे चॉकलेट मिलने वाली है ना, भले से हम उसे चॉकलेट दे या ना दे। तो इस प्रकार हम पहले से ही इस व्यवहार में बंध जाते हैं। इस प्रकार सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। इस सिद्धांत का शिक्षा में भी महत्व है। भाषा को सीखने के लिए विशेष उपयोगी। जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो जो अनुबंधन या अनुकूलन की विधि होती है उस विधि से हम भाषा को जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा है श्रव्यदर्शी सामग्री। अनुबंधन के द्वारा हम श्रव्यदर्शी सामग्री से अपने कार्य को और प्रभावशाली ढंग से भी कर सकते हैं। जैसे यदि बच्चे को हमें कुछ भी लिखना या कुछ भी पहचानना सिखाना है तो यदि हम उस चित्र को बता देंगे तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है। अगला है प्रेम और घृणा। यदि हम बच्चे के साथ प्रेम से किसी कार्य को करेंगे तो बच्चा उस कार्य को जल्दी से सुन लेगा, उस कार्य को कर लेगा। लेकिन उस कार्य को यदि हम डराकर या घृणा से करेंगे तो बच्चा उस कार्य को जल्दी से नहीं सीखेगा। अगला है अभिव्यक्ति का विकास। इस सिद्धांत के द्वारा जो हमारी अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को भी हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नई थ्योरी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।